तरह से निश्चित अर्थव्यवस्था आ रही है, सब कगार पर या विनाश के कगार पर सभी खड़े हैं। आने वाला जो युग है चौराहा है, जिसमें राजनयिक लोग या राजनीतिविद लोग उस चौराहे पर खड़ा है, जहां पर कि यह अर्थनैतिक दर्शन की खोज करके आगे बढ़ेगा। और इस माने में प्रौद्ध दर्शन अनिवार्य रूप से यह भौतिक जगत के लिए बहुत मूल्यवान है। तो प्रौद्ध दर्शन जहाँ पर कि एक शब्द में कहा जा सकता है कि जहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी बात कम्युनिज्म ने कहा है, पहले सूत्र में प्रौद्ध दर्शन के पहले सूत्र में उन्होंने कहा वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम, यह शूद्र युग, छात्र युग, विप्र युग, वैश्य युग चक्रवत ये चलते रहता है। और फिर उन्होंने कहा इक्वलिटी का समाधान करते हुए उन्होंने कहा, इनके प्रतिवाद में नहीं कहा जाए, संवाद के रूप में उन्होंने कहा वैचित्रं प्राकृत धर्म समानं न भविष्यति। यह जो विचित्रता प्रकृति का यह नेचर है, धर्म है, ये समान दो वस्तु कहीं समान नहीं है। इसलिए और पूंजीवाद के संबंध में अतिरिक्त प्रतादम्यम ये तो बात कही गई है, लेकिन एक बात यह समाज आदेश धन संचय और कर्तव्य पूंजीवाद के खिलाफ में भी इसी तरह, इसलिए एक नूतन बोधि ज्ञान पर आधारित या प्रौद्ध दर्शन सोशियो इकोनॉमिक थियोरी या प्रभाकर विज्ञान सरकार ने जो दी है, यह निश्चय रूप में कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा अवदान है। मैं आपका ध्यान ले चलना चाहूंगा कि सामाजिक जीवन त्रिशास्त्रों से नियंत्रित होता है, और यह त्रिशास्त्र में दर्शन शास्त्र है जो आनंद सूत्र में है। धर्म शास्त्र ऐसे तो भारतवर्ष में भरे पड़े हैं, लेकिन इन्होंने जो आनंद वचनामृतम सुभाषित संग्रह के रूप में अनेक खंडों में जो कुछ दिया है, धर्म बोध कराया है, इसके संबंध में एक बार में धार्मिक उद्बोधन के लिए यथेष्ट है। और फिर मानव मन में जितनी शंकाएं उठती हैं, जितने प्रश्न उठते हैं, सारे प्रश्नों का निदान समाधान ये सुभाषित संग्रह में और आनंद वचनामृतम में हम सब आप पाएंगे। जहाँ तक प्रश्न है कि जो समाज शास्त्र स्मृति शास्त्र है, इस समाज शास्त्र स्मृति शास्त्र के रूप में जो वर्तमान में है, मानव को क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है, और वर्णाश्रम की आज एक नूतन व्याख्या हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, प्रत्येक व्यक्ति छात्र है, प्रत्येक व्यक्ति विप्र है, प्रत्येक व्यक्ति वैश्य है, और सब मिलकर के ब्राह्मण बनना है। और ये ब्राह्मण तो एक फैकल्टी है, और जहाँ लोगों को प्रतिष्ठित होना है, इस आशय से जो समाज शास्त्र का निर्माण हुआ है, यह परिवेश, सामाजिक परिवेश और अध्यात्म के साथ संगति है, पैरेललिज्म है। और यही संगति स्मृति शास्त्र में नहीं देखी जा रही है। इसलिए मानव को एक मानव समाज एक सूत्र में बांधने के लिए भी, सामाजिक जीवन सूत्र में बांधने के लिए यह नया स्मृति शास्त्र है। चर्याचर्य के रूप में यह 3 खंडों में है, विस्तृत रूप में है। चर्य करणीय कर्म है, आचार्य अकरणीय कर्म विधि निषेध देकर यह समाज शास्त्र हमारे सामने में प्रस्तुत है कि ये जो तत्व हैं, दर्शन, साधना, कुमार दृष्टिकोण, फिर अर्थनैतिक दर्शन, त्रिशास्त्र, इन सबों के साथ में समाज के बहुत से विभिन्न तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, निर्माण करते हैं। इस निर्माण के संबंध यह आनंद मार्ग समाज सुधार की बात नहीं करता है। यह आनंद मार्ग मानव समाज का निर्माण की बात करता है। सुधार मानव गोष्ठीगत अब तक रहा है, इसलिए मानव समाज का निर्माण तो हुआ ही नहीं है। और जब मानव समाज का निर्माण होगा, आदर्श मानव समाज के उनके विभिन्न तत्व इसमें समाहित हैं। मैं कुछ अवयवों की ओर आपका ध्यान भी ले चलना चाहूंगा। वो है शिक्षा जगत की बात। ये शिक्षा के संबंध में हम जितने आदमी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षाविद हैं, कहना पड़ेगा कि शिक्षाविदों के हाथ में तो शिक्षा विभाग है। वो राजनीति नेता के पास में है, तो एजुकेशन शुड बी ट्रांसफर टू द हैंड्स ऑफ द एजुकेशनिस्ट।
आई थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये, क्योंकि अब तक जो शिक्षा विभाग की गाड़ी है वो पाश्चात्य की पटरी पर चल रही है और पाश्चात्य दर्शन में मानव को एक जंत्र के रूप में देखा है। और इसीलिए सर्वांगीण विकास की चर्चा तो लोग करते हैं, लेकिन आत्मा की स्वीकृति नहीं है वहाँ। केवल क्या है, देह है, मन है और नैतिक विकास की बात करते हैं, इसी को सर्वांगीण विकास करते हैं। बट मॉरल इट डजंट कम विदाउट द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। नैतिकता ऐसे सहज नहीं आती है, यह अभ्यास साधना की भूमि पर यह आती है। इसलिए आत्म तत्व की स्वीकृति तो करनी ही पड़ेगी, तभी कहा जा सकता है कि यह हमारा सर्वात्मक विकास है, दैहिक, मानसिक और आत्मिक विकास। और आत्मा की स्वीकृति के बिना यह नैतिक विकास की चर्चा यह हास्यास्पद मालूम होता है। इस दृष्टि से यह शिक्षा में यह नव्य मानवता दृष्टिकोण समय विश्व नागरिक की दिशा में हम आगे बढ़े, इस भाव से हम आगे बढ़े, यह शिक्षा का मूलाधार होना चाहिए। संगीत का जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ बहुत से सारे संगीत हैं, नैराश्यवाद को, पलायनवाद को प्रश्रय भी देते हैं और कहा जाए पश्चाताप अग्नि में जलते हैं। आनंद मार्ग कहता है कि अपने को कभी पापी मत समझो, ग्लानि पश्चाताप नैराश्य भाव से दूर रख करके संगीत जो 5018 संगीत दिए हैं, ये प्रभु की मिलन का संगीत है, आनंद का संगीत है, समर्पण का संगीत है। यह समर्पण के संगीत या विश्व की समस्त राग रागनियों में है, जो हमारे राग लुप्त हो चुके हैं। ऐसे लुप्त रागों पर आधारित विशिष्टता यही है इस संगीत में कि पहले सरगम है, इसके आधार पर सब संगीत दिया गया है और विभिन्न भाषाओं में है। संस्कृत भाषा में तो पहली बार संगीत से मुझे अनुराग रहा है और संस्कृत भाषा में मैंने पहली बार संगीत का अभ्यास किया। ऐसे कम ही संगीत है, परंतु यह कृष्ण और शिव जो महासंभूति से के प्रति यह गीत, जो समर्पण के गीत, भक्ति के गीत गाए गए हैं, यह निश्चय पूर्वक यह देखने की बात है, हम लोगों के जीवन में उतारने की बात है। जहाँ तक प्रश्न है कि सभ्यता और संस्कृति का यह हमारे जीवन का जो अंग है, कहना पड़ेगा कि सभ्यता का अर्थ ही कुछ मौलिक रूप में यहाँ है। वह मानव जीवन की जहाँ अभिव्यक्ति होती है, सामवायिक अभिव्यक्ति होती है, चाहे स्थूल अभिव्यक्ति हो चाहे सूक्ष्म अभिव्यक्ति हो, सामवायिक रूप को यह संस्कृति बोला गया है। परंतु यह संस्कृति में निखार तब आता है जब सभ्यता का संयोग होता है। वो सभ्यता क्या है? तो यह है मानव की अभिव्यक्तियों पर जहाँ नियंत्रण है, वृत्तियों पर नियंत्रण जहाँ आता है, यह नियंत्रण उसको परिष्कार संस्कृत रूप दे देता है और हमारी अभिव्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चलती है। इसलिए सभ्यता जहाँ आगे बढ़ी है, वहाँ संस्कृति भी सूक्ष्मतर होती चली गई है। और फिर ये कहना पड़ेगा कि सभ्यता और विज्ञान के साथ संबंध जो आनंद मार्ग ने प्रस्तुत किया है, वह क्या है कि सभ्यता जब पीछे छूट जाती है, विज्ञान का विकास आगे हो जाता है, तब विज्ञान अभिशाप बन जाता है। और तब आवश्यकता इस बात की है कि यह प्रकृति रूप में जो सभ्यता है, इस सभ्यता को विज्ञान के विकास से आगे कर देना होगा। द मैन शुड बी मोर सिविलाइज्ड। यह वृत्ति नियंत्रण यह सभ्यता का मूल मंत्र है और यह नियमन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी विज्ञान को हम वरदान के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान अपने आप में ना अभिशाप है ना वरदान है, हमारे उपयोग पर है और हम उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम सभ्य और संस्कृत हो जाए। और इस माने में कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण की आवश्यकता है। रेनेसांस का तो यही अर्थ होता है और फिर से हम जागे, या निराला जी के शब्दों स्वरों में कहा कि जागो फिर एक बार, भारतीयों को ही नहीं समस्त मानव समाज को आह्वान करते उन्होंने कहा है। जहाँ तक कि विज्ञान का है, विज्ञान का प्रश्न है, मेरी जानकारी में यह है कि विज्ञान का ठहराव आ गया है वायरस में जाकर, और वायरस में जाकर विज्ञान में जो ठहराव आ गया है, उसके द्वार को, इसके कपाट को, इसकी अर्गला को खोलने के लिए पीआर सरकार ने मैक्रोवाइटा यह सिद्धांत दिया है, जो वायरस का सूक्ष्मतम रूप है। 3 इसके जो है भाग हैं। एक माइक्रोस्कोप से जिसका
परसेप्शन किया जा सकता है। दूसरा है कि जहाँ हम अनुभूत उनके वाइब्रेशनल एक्शन से हम उनको अनुभूत कर सकते हैं। और तीसरा है जो साधना के क्षेत्र में इसको अनुभूत कर सकते हैं। ऐसे कहा गया, साइंस ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से ही जीव की सृष्टि हुई है। इसको खंडित करके पीआर सरकार ने कहा है कि यह अणुजीवक या माइक्रोबाटा से जीव जगत की सृष्टि हुई है। इलेक्ट्रॉन और उधर चित्ताणु एक्टोप्लाज्म से भी सूक्ष्मतर है मध्यवर्ती अवस्था, जो इस तरह से कहा गया कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे जागतिक क्षेत्र कोई भी हो, माइक्रोबायोटा का जो सिद्धांत सामने आ रहा है वो सारे फार्मूले जो है बदल जाएंगे जीवन का। और चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे और जगत हो, ये माइक्रोबायोटा बहुत उपयोगी हो सकेगा। यह बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। यह साइंटिस्ट लोगों के लिए शोध तो चल ही रहा है और शोध करने की आवश्यकता विज्ञान है। हर विधा में शोध की आवश्यकता है, जिसके लिए विचार चिंतन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मार्ग प्रशस्त करने के लिए। लेकिन एक बात मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि यह संगीत है, शिक्षा है, नृत्य की जहाँ तक बात है, अभी टीवी में जो नृत्य दिखाए जाते हैं हमको जैसा लगता है कि फूहड़ नृत्य है। क्योंकि जहाँ मानव के जो चक्र हैं, मणिपुर चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र है, उसके नीचे स्वादिष्ठान है, इसके बाद मूलाधार चक्र है। तो पाश्चात्य नृत्य यह छंद प्रधान है जो नाभि से नीचे के भागों को प्रभावित करता है और कहा जाए कि वासना को सृष्टि करता है। और ये भारतीय नृत्य है जो मुद्रा प्रधान है, छंद प्रधान है, मुद्रा प्रधान है। और यह ऊर्ध्वगामी, मन को ऊर्ध्वगामी बनाता है। यह सहस्रार में प्रतिष्ठित करने की दिशा में इनको जो प्रेरित अनुप्राणित करता है। इसलिए कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो नृत्य की जो व्यवस्था है, ऐसे सदाशिव ने तांडव नृत्य दिया है जिसके बहुत सारे लाभ हैं। पार्वती ने ललित नृत्य दिया है और आनंद मूर्ति जी ने एक नवीन नृत्य दिया है कौशिकी, जो कि जिसके की बहुत से लाभ हैं और जो पुरुष के लिए भी हो और नारी के लिए तो है ही वो कौशिकी नृत्य। ये नृत्य के रूप में इस प्रकार से हम एक बात अंत में कह देना चाहता है, जो केंद्रीय विषय है वह भाषा विज्ञान। यह भाषा विज्ञान के संबंध में यह प्राचीन जो खोज है, अनुसंधान है, उसको भी आनंदमार्ग ने सामने में रखा है कि ये साउंड का जो ये ध्वनि की उद्भूति जो होती है मूलाधार चक्र से है, वो पराशक्ति से। और परापश्चंती मध्यमा ज्योतना वाक फ्री यह शक्ति के द्वारा ये विशुद्ध चक्र में विभिन्न भाषाओं का रूप यह ले लेती है यह ध्वनि। और अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र का ट्रांसफॉर्मेशन, जो साउंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ से भाषा भिन्न हो जाती है। इसके पूर्व भाव विचार एक ही है, इसलिए साधक सहज ही समझ लेते हैं, जो प्रवीण साधक हैं, जो प्रतिष्ठित साधक समझ लेते हैं, मन की भाषा को समझते हैं। इस संबंध में एक बात मैं जो बिहार सरकार की जो बात भाषा के क्लास में बैठा हुआ था, यह विश्व भाषा का क्लास था, उन्होंने कहा कि देखो विश्वेश्वर, एक दिन मैं विश्व भाषा का तुलनात्मक व्याकरण दूंगा। 1961 की बात है। यह हायर प्राउड ट्रेनिंग क्लास में हम बैठे हुए थे। जब तुलनात्मक विश्व भाषा के तुलनात्मक व्याकरण में दूंगा, हम आश्चर्य, व्याकरण से मुझे बड़ा ही निकट का संबंध रहा है। हम आश्चर्य जो वो कब आएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जो भाषा के संबंध में, ताकि जो फ्रेंच इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने जो कहा, और वह बोल के भी हम लोगों ने आग्रह किया तो बोल के सुना भी थी। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने संस्कृत के संबंध में क्या कहा है। तो संस्कृत ये भाषा के बारे में उन्होंने कहा, फोरकास्ट किया है, भविष्यवाणी उन्होंने दी है कि आने वाला जो युग है वह सूत्र युग है, और संस्कृत को ही केवल यह सामर्थ्य है जो भाव का संश्लेषण कर सूत्रबद्ध करके अनेक भावों को संस्कृत लेकर सूत्र के रूप में रखना, यह संस्कृत को ही सामर्थ्य है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है
जिसका जैसा लिखा जाता है उसी तरह उसका उच्चारण भी होता है। हमने कहा गुरुदेव क्या हिंदी में वह सामर्थ्य है, हिंदी जो लिखी जाती है क्या उस तरह से उसका उच्चारण नहीं होता है? कहा नहीं। हमने कहा उदाहरण, एक उदाहरण कम से कम कहा देखो म अनुस्वार क्या होता है, म, और म एकार अनुस्वार इसका सही उच्चारण क्या होगा? हम चुप हो गए, मैं पढ़ते हूं मैं। तो इसका उदाहरण देते हुए और आगे की बात मैं अपने निजी जीवन में भी हमने कोर्ट में शपथ पत्र में पाया है कि उन्होंने बताया आई नो मोर देन 200 लैंग्वेजेज विद ग्रामर। और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि जो कैम्ब्रिज सिस्टम इंग्लिश का मैं प्रयोग करूंगा। मैं इंडिया जो न्यायपीठ में ये कहा जाए कि न्यायाधीश के सामने में उनका ये स्टेटमेंट। तो संस्कृत विश्व भाषा, और अभी हम लोगों ने यह भी देखा कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में कंप्यूटर वाले कहते हैं कि मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत है। और यह वर्णमाला का जहां लिपि का जहां प्रश्न है, लिपि के संबंध में उन्होंने कहा कि रोमन लिपि अभी सबसे साइंटिफिक लिपि है। इस पर जब तक कि दूसरी कोई वैज्ञानिक लिपि नहीं आ जाती है यह लिपि चलने दी जा सकती है। तो संस्कृत के संबंध में और एक महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने कहा कि विश्व की सारी भाषाओं में यह समृद्धशालिनी भाषा है, एक बात। और फिर उन्होंने कहा कि देखो संस्कृत साहित्य की भाषा रही है और मैं निकट भविष्य में इसे व्याकरण की दुर्लभता जटिलता को दूर कर मैं सरलीकृत करना चाहता हूं। और तभी मुझे 1971 में ट्रेनिंग के रूप में हमने पाया कि बेसिक संस्कृत जिसका कि सरलीकरण किया गया है, व्याकरण की जटिलता को दूर कर दिया गया है, यह बेसिक संस्कृत आने वाले समय में हम लोग उसको देखेंगे। यह संस्कृत के संबंध की यह चर्चा है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि उनके जीवन की विविधताओं में हमारे जीवन की प्रत्येक विधा में यह आध्यात्मिक आधार देते हुए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अब तक जितनी विधा है उसका जो फ्लो है, उसकी जो धारा है जागतिक धारा है, मोस्टली जागतिक धारा है। और करना क्या है, हम लोगों का दायित्व है विद्वजनों का, जितने पुरोधा लोग हैं, जितने हमारे जो कहा जाए दक्ष प्रवीण लोग विद्वान लोग बैठे हैं, उनका एक दायित्व बनता है। और उन्होंने परंतु कर दिया है क्या कि प्रत्येक धारा को उन्होंने आध्यात्मिक आधार दिया है। और इतना ही तक नहीं, उस धारा को मोड़ करके पूर्ण मानवता की ओर, पूर्णता की ओर उन्होंने बहा दिया है। चाहे जीवन की धारा वो प्रौद्ध दर्शन हो, चाहे शिक्षा जगत हो, विज्ञान हो, विज्ञान को आवश्यकता, अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म को भी जो है इस इंटेलेक्चुअल एरा में प्रस्तुत करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है। और हमारा जो दर्शन है विज्ञान समर्थित है, पदार्थ विज्ञान समर्थित है। ऐसे किया सरकार के रूप में आर्यन आर्योलॉजी जो फिलोसफी है, और आनंद मूर्ति जी के नाम से यह आनंद सूत्रण है। फिर यह जो आर्यन आर्योलॉजी यह जो फिलोसफी है, यह फिजियो साइको स्पिरिचुअल फिलोसफी है। मैटर से माइंड, माइंड से या स्पिरिट की ओर यह हमको दर्शन ले जाता है। नहीं मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि यह अच्छी तरह से अनुसंधान करके देख लिया गया कि मैटर क्या है, मैटर क्या है, और आने वाला जो साइकिक लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर क्या है, सारी का अनुसंधान हो गया है। इसलिए पदार्थ विज्ञान सम्मत हमारा जो दर्शन है, नहीं मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अंत में एक बात मैं कह देना चाहूंगा कि मानव समाज एक है, अविभाज्य है। उन्होंने कहा ह्यूमन सोसाइटी इज वन एंड इंडिविजुअल, डोंट ट्राई टू डिवाइड थिंग। इसे विभाजित करने की चेष्टा मत करो। यह मानव समुदाय के रूप में नहीं, मानव समाज को एक रूप में देखना चाहते हैं। और तभी संघर्षध्वम संबद्धं संगो मनांग से जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते समाने व आकृति समाना हृदयानि व समानमस्तु नमो यथा वह सुसा सती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य शेष